एक आदमी सीढ़ियां उतरते हुए मंदिर के अंदर की ओर जा रहा था। तभी उसका सामना एक बहुत बड़े क्रीचर से हुआ जिसके सिर पर बड़े बड़े हॉर्न्स थे। वो बीस्ट जोर जोर से रोर करने लगा, जैसे इंट्रूडर पर अटैक करने के लिए रेडी हो। दूर से बड़े मैजिक सर्कल्स दिख रहे थे जो उनकी स्टैंडिंग जगह से निकलते हुए लग रहे थे। वो यंग मैन गहरी सोच में था, जैसे अपने लाइफ में हुई किसी बात का दुख मना रहा हो। वो घुटनों के बल बैठकर जमीन को टच करता है और अपनी पावर यूज करता है। ठंडी ब्लू एनर्जी उसके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने लगती है। इतनी कोल्ड थी कि पूरी जमीन को फ्रीज कर दे, जैसे उसे आराम से लपेट लिया हो। उसकी पावर पूरी तरह एक्टिवेट होते ही उसके पीछे एक ह्यूज फीमेल फिगर प्रकट होती है। धीरे धीरे पूरा एरिया आइस से कवर होने लगता है और जो क्रीचर पहले अग्रेसिव था अब टेम्परेचर चेंज से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगता है। वो वुमन उसकी ओर हल्के से ब्लो करती है और क्रीचर एक बड़े आइस ब्लॉक में फ्रीज हो जाता है। जिस तरह फाइट शुरू हुई थी उसी तरह जल्दी खत्म हो गई। यंग मैन आसमान की ओर देखता है जबकि उसकी समन्ड आइसी एनर्जी धीरे धीरे फेड होने लगती है। उसकी नजरों में स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन था क्योंकि उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। शिन फैमिली कोरिया की सबसे पावरफुल मैजिक फैमिलीज में से एक है और उनमें भी ये हीरो बहुत गिफ्टेड था, कम से कम एक्सीडेंट वाले दिन तक। हेल के फादर ने पूछा कि उसने सब समझा या नहीं। यंग मैन ने कहा हाँ, वो इस प्रेस्टिजियस फैमिली का थर्ड सन है। वो बोलेगा कि वो ऐसे रिजल्ट्स लाएगा जो फैमिली की रेप्यूटेशन के लायक हों। उसका प्लान है कि वो अपनी क्लास में टॉप पर ग्रेजुएट करे और वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट मेज बने। फैमिली पेट्रियार्क मानता है कि बॉय में ऐसी पोटेंशियल है जो किसी और में नहीं। वो अपने ब्रदर से भी कहीं बेटर है और वो ईगरली रिजल्ट्स का इंतजार कर रहा है। उसे उम्मीद है कि उसका बेटा मैजिक की पीक बनेगा। यही बॉय का इरादा है। वो अपने फादर को प्रूव करना चाहता है कि वो किसी भी हालत में फेल नहीं होगा। फैमिली पेट्रियार्क इस समय नेशन का सबसे पावरफुल मेज है। उस कन्वर्सेशन को 2 साल हो चुके हैं और अब वो ओएलिस्क अकेडमी में पढ़ रहा है। एक प्रोफेसर सोफोमोर्स को बुलाकर कहता है कि बाकी सबके साथ इकट्ठा हो जाएं क्योंकि आज प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। वो सेव से कहता है कि तैयार हो जाओ क्योंकि तुम सबसे पहले जाओगे, और ये भी कहता है कि नर्वस होने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो लड़का एरोगेंस में जवाब देता है कि उसे नर्वस होने का कोई रीजन नहीं है क्योंकि क्लास के लोअर हाफ का ऑलरेडी फैसला हो चुका है। उनमें हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है जिसे लोग लूजर मानते हैं क्योंकि वो बेसिक मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। वो एरोगेंट स्टूडेंट कहता है कि उसे समझ नहीं आता ये लड़का सेकेंड ईयर तक कैसे पहुंच गया। वो तो एक बेकार सा ट्रैश है जो सबसे सिंपल चीज भी नहीं कर सकता। आज के समय में मेजर्स बहुत रेयर होते हैं और साथ ही बहुत वैल्यूएबल भी। प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होता है और डिजिटल बीस्ट्स अपने आप उस एरोगेंट स्टूडेंट के सामने मटेरियलाइज हो जाते हैं। वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर उन पर हमला करता है और बहुत इफेक्टिव साबित होता है। टाइम लिमिट में एग्जाम पूरा कर लेने की वजह से वो पास हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है कि ये उम्मीद से ज्यादा इजी था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से मैजिक करना अब आसान हो गया है। हर मेज के बॉडी में ऐसे चिप्स इम्प्लांट किए जाते हैं जो कास्टिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इस सिस्टम के साथ कंपैटिबल नहीं है। अब नाव की बारी आती है। बीस्ट्स पहले से ही मटेरियलाइज हो चुके हैं और वो लड़का अपने हाथों में मैना गैदर करना शुरू करता है। यही मैजिक का मेन सोर्स है जिसे हार्ट से चैनल करके 8 स्टेप्स की मैजिकल फॉर्मूला से प्रोसेस करना होता है। लेकिन ये प्रोसेस लंबा होने के कारण क्रीचर्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। टेस्ट देखने वाले क्लासमेट्स में वही एरोगेंट स्टूडेंट भी है जो उसकी फेलियर का मजा ले रहा है। हेल एग्जाम को लेकर वरिड भी है और क्लासमेट्स के कमेंट से इरिटेट भी, क्योंकि वो एक मेज है जिसे मॉडर्न समय में आउटडेटेड माना जाता है। दुर्भाग्य से वो रिक्वायर्ड टाइम में एग्जाम पूरा नहीं कर पाता और फेल हो जाता है। बिना किसी शर्म के उसके क्लासमेट्स उसकी फेलियर पर हंसने लगते हैं। वो लड़का अंदर ही अंदर रिग्रेट करता है कि वो सक्सीड नहीं कर पाया, लेकिन पिछली परफॉर्मेंस की तुलना में उसने अपनी इन्वोकेशन स्पीड बढ़ा ली थी। जब उसके पिता को पता चला कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं कर सकता तो उन्होंने सारी उम्मीद छोड़ दी और यहाँ तक कि उसे ऐसी मेडिसिन दे दी जिससे उसका मैना सर्कल नष्ट हो जाए। लेकिन वो लड़का अपने ड्रीम्स छोड़ने को तैयार नहीं था। आउटडेटेड होने के कारण वो सिर्फ पुराने एंशिएंट बुक से ही सीख सकता था। उसके पास इतने ज्यादा बुक्स थे कि वो सच में चाहता था कि सब कुछ स्क्रीन पर पढ़ सके, क्योंकि अब उसके पास उन्हें स्टोर करने की जगह नहीं बची थी। सोच में डूबे हुए उसे एक अजीब सी बुक दिखाई दी जिसे खरीदने की उसे कोई मेमोरी नहीं थी। उसने उसे हाथ में उठाकर देखने का फैसला किया। वो बुक काफ़ी पुरानी थी लेकिन अजीब तरह से बहुत अच्छी तरह सजाई गई थी। सच कहें तो वो किसी बहुत एक्सपेंसिव चीज़ जैसी लग रही थी।
उसके वर्ड समझने की कोशिश में वो कुछ नहीं समझ पाया क्योंकि हैंडराइटिंग बहुत खराब थी। जब तक उसकी नज़र एक बहुत मशहूर नाम बिटोनो पर नहीं पड़ी। ये वही व्यक्ति था जो मानव जाति का पहला महान मेज और अपने राज्य का पहला एम्परर था। उसे पूरी मैजिक का क्रिएटर माना जाता था। जब हमारा प्रोटैगनिस्ट छोटा था तो वो इस आदमी की बायोग्राफी के टुकड़ों को पढ़ा करता था। इन्हीं यादों में खोया हुआ था कि बुक धीरे धीरे ग्लो करने लगी। अभी भी उसके हाथों में थी और ग्लो इतनी तेज हो गई कि उसे अपनी आंखें सिकोड़नी पड़ी। उसने बुक को नीचे गिरा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो गिरी ही नहीं, लाइट और तेज होती जा रही थी, जिससे वो लड़का और भी क्यूरियस हो गया। फिर उन पेजेस से एक वॉइस आने लगी जो उसी से बात कर रही थी, जो उसकी जैसी कॉन्स्टिट्यूशन रखता है और उसे सुन सकता है। खुद बेट ने ये बुक उसके लिए छोड़ी थी। ये समझते ही लड़के ने सोचना शुरू किया कि ये वॉइस किसकी है और फिर से वो अपनी मेमोरीज में खो गया। तब तक उसे ये नहीं पता था कि डिस्प्लेस्ड होने के कारण उसे सबसे बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। टीचर ने कहा कि उस दिन जो स्टूडेंट्स टेस्ट में फेल हुए हैं उन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होंगी। कुछ लोग सोचने लगे कि क्या सच में कोई फेल हुआ है। तभी उन्होंने हमारे प्रोटैगनिस्ट की ओर इशारा किया। वो आई यूज़ नहीं कर पाया था। उसने बिना किसी पावर के सब कुछ सहा। कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो रिवाइव भी हो सकता है। उस एक्सपीरियंस के बाद एक नया दिन शुरू हुआ और स्टूडेंट्स कैफेटेरिया में ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एक टेबल पर हमारा प्रोटैगनिस्ट बैठा था और उसके साथ कोई नहीं था। तभी एक लड़का उसके पास आया और पूछा कि क्या वो फिर से अकेले खाने वाला है। उस दूसरे व्यक्ति की मौजूदगी को एक्सेप्ट करते हुए वो थोड़ा सरप्राइज्ड था कि वो भी यहाँ आया। बंधे हुए बालों वाला लड़का बोला कि प्रोटैगनिस्ट का खाना बहुत अच्छा लग रहा है। उसका नाम जे सनशिन था और पहली नज़र में वो थोड़ा स्टूपिड सा लगता था, लेकिन असल में वो एकेडमी के टॉप 10 टैलेंट्स में से एक था और सिर्फ 18 साल की उम्र में थर्ड सर्कल मेज बन गया था। सच में वो बहुत स्किल्ड था। अब दोनों एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे और ये गोफी लड़का प्रोटैगनिस्ट की बची हुई चीज़ें अपनी प्लेट में ले रहा था। उस एकेडमी में वही अकेला था जिसे प्रोटैगनिस्ट अपना फ्रेंड कह सकता था। सनशिन ने अपने दोस्त से कहा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो बस एक वर्ड बोलो और सब तुरंत सॉल्व हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने कहा सब ठीक है, ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन उसने बताया कि उसे पिछले दिन एक बहुत अजीब बुक मिली थी। एक ऐसी अजीब बुक जिसके पेज 3 के बाद सब ब्लैंक थे। उसमें बिटिनो के बारे में कुछ लिखा था, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं था। उसे लगा शायद किसी स्टूडेंट ने इसके साथ कुछ किया होगा, लेकिन उसने सुना कि उस बुक के पेजेस से एक वॉइस आ रही थी। उस वॉइस में कहा गया था कि बिटिनो अपना मैजिक उसे दे रहा है जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा या कुछ ऐसा ही, और ये भी कि अगर किसी की वही कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वो इसे खोल भी नहीं सकता। सनशिन को ये बहुत क्यूरियस लगा और उसने पूछा कि क्या वो भी इसे ट्राई करके खोल सकता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि उसने बताया कि लास्ट पेज पर कुछ लिखा है। उसमें लिखा था कि पहले मरना पड़ेगा। इस मॉर्बिड न्यूज़ को सुनकर उसका फ्रेंड चिंता में पड़ गया। आगे लिखा था कि ये हार्ट के बारे में नहीं बल्कि अपने ब्रेन में माना सर्कल बनाने की ज़रूरत है। सनशिन ने तुरंत समझ लिया कि ये फेटल हो सकता है और उसने सजेस्ट किया कि पहले बुक को इंस्पेक्ट किया जाए। नाइट एकेडमी पर उतर चुकी थी और अब दोनों प्रोटैगनिस्ट के डॉम में थे। उसका फ्रेंड बुक खोलने की कोशिश करेगा। हाथ में लेकर उसने पूरी ताकत से पेजेस खोलने की कोशिश की, लेकिन हार मान ली क्योंकि यह संभव नहीं था। शायद किसी तरह का मैजिक इसे रोक रहा था। इसमें उसकी इंटरेस्ट खत्म हो चुकी थी तो उसने प्रोटैगनिस्ट को गुड नाइट कहा और चला गया। डोर जल्दी से बंद हो गया और लड़का पूरी तरह अकेला रह गया। वो बुक पहले से ही उसके हाथों में खुली हुई थी और वो उसके कुछ नोट्स को देख रहा था। अपने फ्रेंड की कोशिश देखने के बाद वो और भी इंट्रिग्ड हो गया कि वो इसे इतनी आसानी से कैसे खोल पा रहा है। उसकी आंखों के सामने कुछ सिंबल्स दिखाई देने लगे। उसने देखा कि वे पेजेस पहले ब्लैंक थे। फिर से वही वॉइस आई जो सीधे अपने सक्सेसर से बात कर रही थी। उसने कहा कि अगर हाइपोथेसिस सही है तो वो शायद अपने हार्ट में बने माना सर्कल से मैजिक इन्वोक कर रहा है। नॉर्मल लोगों के लिए यही तरीका होता है, लेकिन उनके जैसे लोगों के लिए ये सही मेथड नहीं है। जैसे ही उसने सारी इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर ली, बुक फिर से ग्लो करने लगी और हवा में तैरने लगी, जैसे पूछ रही हो कि क्या वो इसकी विल को एक्सेप्ट करने और डिसाइपल बनने के लिए तैयार है। उसे अपने हार्ट में बने माना सर्कल को नष्ट करके ब्रेन के अंदर नया माना सर्कल बनाना होगा, और ऐसा करने के बाद उसे बुक फिर से खोलनी होगी ताकि आगे की इंस्ट्रक्शंस मिल सकें। हमारा प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि ये एक क्रूअल जोक है क्योंकि उसे पागलपन जैसा
ऐसा काम करने के लिए कहा जा रहा है। मैजिक का मेन सोर्स दिमाग के लिए बेहद टॉक्सिक होता है, क्योंकि माना माइंड को कोला, यानी अगर वो ऐसा करने की कोशिश करता तो लगभग पक्का है कि उसे एक दर्दनाक मौत मिलती। उसने स्क्रिप्चर्स की तरफ पीठ फेर ली और कहा कि कोई भी इतना इंसेन नहीं होगा कि ऐसा करे। फिर उसने बुक को अपने कमरे के फ्लोर पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह एक प्रोफेसर ने उससे पूछा कि उसके साथ क्या चल रहा है। उसने वो मिस्टीरियस बुक प्रोफेसर को दी ताकि वो एग्जामिन कर सकें। कवर को देखते ही पता चला कि ये किसी एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी हुई है। पहली नज़र में ये काफ़ी पुरानी लग रही थी। ये जानने के लिए कि आखिर इसमें क्या एग्जामिन करना है, लड़के ने प्रोफेसर से कहा कि इसे खोलने की कोशिश करें और कंफर्म करें कि क्या ये मैजिकली सील्ड है। प्रोफेसर ने कहा कि हाल ही में स्टूडेंट्स में एक अजीब एटमॉस्फेयर है और उसे र्यूमर्स की बजाय अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन फिलहाल कंसंट्रेशन जरूरी है। वो ध्यान से बुक को एग्जामिन करने लगा, ये देखने के लिए कि कहीं इसमें मैजिक के कोई साइंस तो नहीं है। बुक लौटाते हुए उसने कहा कि इसमें कोई मैजिक नहीं है और फिर से लड़के को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह दी। हमारा प्रोटैगनिस्ट और भी डीप सोच में डूब गया। उसका फ्रेंड बुक नहीं खोल पाया था और प्रोफेसर के एग्जामिन करने पर भी कुछ नहीं मिला, लेकिन इससे वो डरा नहीं, बल्कि उसने सोचना शुरू किया कि शायद ये बुक सच में रियल हो सकती है। एक बार फिर अपने रूम में वो उस मिस्टीरियस बुक को देख रहा था। उसके एक हाथ में वो पिल्स थीं जो उसके पिता ने दी थीं, जो उसका मैना सर्कल नष्ट कर सकती थीं। पैट्रियार्क ने उसे सलाह दी थी कि मैजिक भूलकर थ्योरी पर फोकस करे, लेकिन ये लीप ऑफ फेथ छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि और आगे बढ़ने के लिए थी। फिर भी उन पिल्स को निगलना डरावना था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि बुक सच कह रही है या नहीं। अपने ड्रीम्स तक पहुंचने के लिए उसके पास ऑप्शंस बहुत कम थे, इसलिए उसने पिल्स लेने का फैसला किया, क्योंकि उस दिन वो मरने वाला था। पिल्स निगलने के बाद उसके पूरे बॉडी में दर्द फैलने लगा और उसने महसूस किया कि उसके हार्ट का मैना सर्कल पूरी तरह नष्ट हो रहा है। ये दर्द एक मेज की मौत का संकेत था। इसके बाद जो वो करने वाला था वो पूरी तरह फॉरबिडन था, अपने ब्रेन के अंदर मैना सर्कल बनाने की कोशिश। अब वो फिर से एक मेज के रूप में जी रहा था। जैसे ही मैजिक उसके सिर में सर्कुलेट होने लगी, दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। दर्द इतना इंटेंस था कि उसे लगा वो मर जाएगा, और एक पल के लिए उसे सच में यकीन हो गया कि वो मर जाएगा। तभी उसे किसी और की फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी के हाथ उसके कानों की ओर बढ़ रहे हों। वॉइस ने पूछा कि क्या आने वाली जनरेशन्स इसे सुन सकती हैं, और प्रोटैगनिस्ट ने पहचाना कि ये वही वॉइस थी जो बुक से आती थी। उसे अपने बॉडी में बदलाव महसूस हुआ, जैसे मैना के लिए जिम्मेदार स्पिरिट्स नाच रही हों और साथ रह रही हों। वो उन वॉइसेस के हर एक्शन को महसूस कर सकता था। वे मुस्कुरा रही थीं और गा रही थीं, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हों। तभी उसने आंखें खोलीं और पाया कि वो जमीन पर गिरा हुआ था। तुरंत शॉक में उठकर उसने समझने की कोशिश की कि क्या वो सच में जिंदा है। तभी उसने पास रखी बुक को देखा, जो अपने आप खुल चुकी थी। उसके कंटेंट्स देखने पर उसने फिर महसूस किया कि कुछ पेजेस जो पहले ब्लैंक थे अब राइटिंग से भर गए थे, और उसमें से आने वाली वॉइस अब और भी क्लियर हो गई थी। उसने लड़के को उसके पहले कदम के लिए बधाई दी। तभी उस वॉइस ने बुक का नाम बताया, जो इद्रेड कहलाती थी। यहीं से हमारे प्रोटैगनिस्ट की लेजेंड उस बुक के जरिए शुरू होने वाली थी। वो मिस्टीरियस वॉइस बोली कि वो अपना सारा मैजिक हमारे प्रोटैगनिस्ट को देगी, उन सभी के लिए जो इसका नॉलेज पाने आएंगे। अब से वो लड़का उसका डिसाइपल होगा। इन वर्ड्स ने प्रोटैगनिस्ट को खुशी से भर दिया। उस मिस्टीरियस घटना के बाद कुछ दिन बीत गए। एकेडमी में क्लासेस सामान्य रूप से चल रही थीं, लेकिन वो लड़का पूरी तरह उस मिस्टीरियस बुक में डूबा हुआ था, क्योंकि उसमें लगातार नए नोट्स प्रकट हो रहे थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैजिक सीखना इतना फन हो सकता है। इद्रिड अलग अलग तरह के नॉलेज से भरी हुई थी। वहीं उसने सीखा कि मैना की अपनी एक इल विल होती है, और ज्यादातर लोगों में जब ये दिमाग से संपर्क करती है तो उनकी अपनी विल से टकराती है, जिससे मैडनेस आ जाती है। लेकिन वो लड़का अलग था। उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग थी कि वो मैना की विल को दबा सकता था और अपने माइंड को कोलैप्स होने से बचा सकता था। अब उसे समझ आया कि वो एआई के साथ क्यों काम नहीं कर पाता, क्योंकि उसका ब्रेन चिप के इंटरफेरेंस को ब्लॉक कर देता है।
जब वो अपनी रीडिंग में गहराई से डूबा हुआ था, तभी टीचर ने सबका अटेंशन खींचा। जल्द ही सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला था, लेकिन इस बार एक नया रूल लागू होने वाला था। ये सुनते ही सब ध्यान से सुनने लगे। रूल ये था कि जो स्टूडेंट्स मिनिमम स्टैंडर्ड को पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। ये प्रपोजल खुद शिन फैमिली के हेड ने दिया था। ये सुनकर हमारा प्रोटैगनिस्ट और सीरियस हो गया और क्लास का जर्क खुश हो गया। उसे लगा अब बेकार लोगों से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। टीचर ने भी ये बात छिपाने की कोशिश नहीं की कि वो इससे खुश है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट और डीप सोच में डूब गया, अपने पिता के इरादों के बारे में सोचते हुए। बाहर चांदनी की हल्की रोशनी में स्टूडेंट्स घर लौट रहे थे। लड़के को पता था कि ट्रेनिंग के लिए सिमुलेशन स्टेशंस किराए पर लेना बहुत महंगा था। जिस जगह वह गया था वहाँ 2 लाख पर आवर लगता था और उसकी मौजूदा हालत में ये बहुत ज़्यादा था। फिर भी उसने अंदर जाने का फैसला किया और रिसेप्शनिस्ट ने उसका स्वागत किया। लड़के ने कहा कि वह 1 घंटा हायर करेगा। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या वह अकेले ही अंदर जाने वाला है। रिसेप्शनिस्ट ने कंफर्म करने के बाद उसे एक कार्ड दिया और कहा कि वह रूम 14 में जाए, वहाँ उसे सारे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। लेकिन वह लड़का पहले से ही इससे फेमिलियर था और जानता था कि सिस्टम को कैसे यूज़ करना है। रिसेप्शनिस्ट को पता था कि वह शिन फैमिली से है, लेकिन ये भी जानती थी कि वह एआई के साथ कंपैटिबल नहीं है, इसलिए बस उसके लिए थोड़ा दुख महसूस कर रही थी। ट्रेनिंग रूम के अंदर सिमुलेशन शुरू होने वाला था और वुल्फ चैलेंज की शुरुआत होने वाली थी। कई जीव हमारे प्रोटैगनिस्ट के चारों ओर प्रकट हो गए। भले ही वे असली नहीं थे, लेकिन उनका गुस्सा बिल्कुल असली लगता था। वे लो टियर मॉन्स्टर्स थे और एक साथ 10 से लड़ना आसान नहीं था। एकेडमी का एवरेज टाइम इसके लिए 12 मिनट और 33 सेकंड था। लेकिन जब से उसने अपना माना सर्कल बदला था, वह रोज उस किताब के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ट्रेनिंग कर रहा था। अपने प्रोग्रेस को टेस्ट करने और ये देखने का इससे अच्छा तरीका नहीं था कि उसका नया माना सर्कल क्या कर सकता है। उसने समय बर्बाद किए बिना अपने शरीर के चारों ओर एक इनफाइनाइट सर्कल समन कर लिया। डिजिटलाइज्ड क्रीचर्स, जिन्हें अब से डिजिमॉन्स कहा जाएगा, हमला करने लगे, लेकिन लड़के ने अपने बचाव के लिए एक वाटर बैरियर बना लिया। अपनी स्पीड और पावर देखकर वह हैरान था। ये वाकई इनक्रेडिबल था। साधारण मेजर्स अपने दिल में माना सर्कल का यूज करते हैं ताकि वे एआई के साथ कंपैटिबल हो सकें, लेकिन अब प्रोटैगनिस्ट अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल कर सकता था, अपने दिमाग के जरिए चैनलिंग करते हुए, और उसकी डॉर्मेंट मैजिकल पोटेंशियल आखिरकार बाहर आ गई थी। वह बहुत तेजी से मैजिकल सर्कल्स कास्ट कर सकता था। तभी एक आवाज ने कहा कि इतनी छोटी चीजों से प्रभावित मत हो, उसके सामने अभी लंबा ट्रेनिंग का रास्ता बाकी है। इनफाइनाइट सर्कल तो बस बेट नियो के मैजिक स्टाइल की शुरुआत है। उसे अपने दिमाग में बनने वाली इमेजेस के जरिए मैजिक को कंट्रोल करना होगा। ये थे बेट नियो के मैजिक स्टाइल की पहली किताब के इंस्ट्रक्शंस, दिल का इरादा। ज्यादा समय नहीं लगा और उसका रिजर्व्ड आवर खत्म हो गया। बाहर निकलते समय रिसेप्शनिस्ट ने उसे धन्यवाद कहा और फिर रूम 14 को साफ करने के लिए वहां गई। स्टाफ बस घर जाना चाहता था। बड इस बात को लेकर क्यूरियस था कि वह रेनेगेड जीनियस कैसे ट्रेनिंग करता है। तभी उसे एक चौंकाने वाली जानकारी मिली कि उसने डिजिमॉन्स को 7 मिनट से कम समय में हरा दिया, जो वर्ल्ड क्लास कंपटीशन के लेवल का टाइम है। उसे लगा ये कोई धोखा होगा या शायद कोई डिवाइस खराब थी, और यही कारण था कि उसे लगा वह किक डिजर्व्ड था। अपने डॉम की तरफ जाते हुए हमारा प्रोटैगनिस्ट और कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा था। यह उसकी अपनी लेजेंड बनाने की शुरुआत थी। अपना पहला सर्कल बनाने की प्रक्रिया काफ़ी डिमांडिंग थी। किताब में लिखी नोट्स अब तक उसने जो सीखा था उससे बिल्कुल अलग थीं। उसमें लिखा था कि माना तुम्हारे हाथ और पैर, तुम्हारा दिल और दिमाग है, और इसे उसी तरह मूव करना चाहिए जैसे तुम चाहो। लेकिन इतने वेग शब्दों में क्लैरिटी पाना मुश्किल था। यह ऐसे था जैसे किसी ऐसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करना जो मौजूद ही नहीं है। मेजेस इसे बैरियर ऑफ एनलाइटनमेंट कहते हैं, जब वे अपनी मैजिक की लिमिट तक पहुंचते हैं, जो हर युग में कॉमन है। इसी वजह से उसने किताब में लिखे अनुसार अपने पूरे शरीर में माना सर्कुलेशन पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। पूरी लगन से अभ्यास करते हुए वह सोचता था कि क्या ये काफ़ी होगा। वह पहले ही ये एक्सरसाइज 10 घंटे से कर रहा था। आमतौर पर अब तक थकान के कारण उसका होश चला जाता, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। अगले दिन वह हमेशा की तरह एकेडमी पहुंचा और रास्ते में अपने दोस्त से मिला, जिसने उसे ग्रीट किया।
प्रोटैगनिस्ट के थके हुए चेहरे को देखकर उसने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। लड़के के लिए माना सर्कुलेशन पर ध्यान केंद्रित करना आसान नहीं था। उसे इस नए माना सर्कल की आदत जल्दी डालनी थी। 12 साल की उम्र में उसने दूसरा सर्कल हासिल कर लिया था और तुरंत एक प्रोडिजी के रूप में पहचाना गया था। और अब वह बस अपने सिर में एक सिंगल सर्कल ही संभाल पा रहा था और प्रोग्रेस के तरीकों के बारे में सोच रहा था। बैरियर ऑफ एनलाइटनमेंट को तोड़ना उसके लिए जरूरी था। कम से कम यही वो अपने पिता से सुनता था जब तक कि उसके पिता को उससे उम्मीदें थीं। परफेक्शन कुछ और नहीं बल्कि एक बंधन है, एक झूठ जो इंसानी घमंड से पैदा हुआ है। लेकिन अब ये शब्द उसके लिए बिल्कुल अलग मायने रखते थे। दोबारा मेडिटेशन करते हुए वह चीज़ों को अलग तरह से महसूस करने लगा। उसका पूरा ध्यान अपने शरीर के अंदर की तरफ था। फिर उसने अपने हाथों और पैरों में एनर्जी का बहाव महसूस करना शुरू किया, साथ ही ये सोचते हुए कि उसका दिल और दिमाग उसकी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। बिना मंत्र पढ़े स्पेल डालने के लिए फ्री इमेजिनेशन सबसे ज़रूरी होती है। यही वजह है कि चिप मेजिस की ज़िंदगी आसान बना देती है। ये एक काफ़ी सॉलिड टेक्निक थी। लड़के ने अब अपने विचारों को खुलकर इस्तेमाल करने की कोशिश की। वो ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना पा रहा था जिनका शेप वो फ्रीली बदल सकता था, पारंपरिक रूपों की स्ट्रक्चर को नजरअंदाज करते हुए। इसी तरह उसने अपने चारों ओर उड़ती हुई कई फायर बर्ड्स कंजर कर दी। चूंकि उसके पास सिर्फ एक सर्कल फॉर्म था, ये अनुभव काफी थका देने वाला था, लेकिन नतीजा बेहद शानदार निकला। वो पहले से ही एनलाइटनमेंट बैरियर तोड़ रहा था और भी ऊंचाइयों तक पहुंच रहा था। तभी एक प्रोफेसर उस कमरे में आया जहां प्रोटैगनिस्ट था और उसे बताया कि हेल से मिलने कोई विजिटर आया है। उसे ये अजीब लगा कि कोई इतनी दूर से उससे मिलने आया है। दोनों जब कॉरिडोर से होते हुए मीटिंग रूम की ओर चल रहे थे तो प्रोफेसर ने बताया कि वो लड़के का पिता है। विजिटर रूम में पिता पहले से उसका इंतजार कर रहे थे और उसे अंदर बुलाया। प्रोफेसर ने उन्हें बताया कि वो लड़के को ले आया है। तब पेट्रियार्क उसकी ओर मुड़ा और उसे गौर से देखा। पिछली मुलाकात को काफी समय हो चुका था। ये जानते हुए कि ये एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन होगी, प्रोफेसर ने कहा कि वो उन्हें अकेला छोड़ देगा और चला गया। बैठने के बाद पेट्रियार्क ने अपने बेटे की स्कूल अटेंडेंस पर बात शुरू की। ऐसा लगा कि उसने वो मेडिसिन नहीं ली जो उसे दी गई थी। तभी लड़के ने कहा कि कुछ बातें हो गई थीं। अब उसने अपनी मैजिकल एबिलिटीज में काफी प्रगति कर ली थी। लेकिन पेट्रियार्क को ये जानकर निराशा हुई कि उसका बेटा अभी भी एक होपलेस ड्रीम के पीछे भाग रहा है। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो इस युग का सबसे महान मेज बनने के लिए दृढ़ है। पेट्रियार्क को ये बातें बहुत अहंकारी लगीं। उसने अपने बेटे को ध्यान से देखा, लेकिन लड़के में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। एक गहरी सांस लेकर उसने कहा कि उसका बेटा पहले ही 1 साल बर्बाद कर चुका है और अब समय आ गया है कि वो हकीकत का सामना करे। चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले या भविष्य में कुछ भी हासिल कर ले, अगर वो एआई के साथ कंपैटिबल नहीं है तो वो एक डिसेंट मेज नहीं बन सकता। फिर भी उसके पास एक यूनिक टैलेंट है। वो खुद को थ्योरी में समर्पित कर सकता है और उसकी तरह आउट ऑफ प्लेस इंसान भी उस टैलेंट का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन लड़के ने उसकी एक भी बात नजरअंदाज की और फिर से कहा कि वो मैजिक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो बाकी सब की तरह ऑर्डिनरी लाइफ नहीं जीना चाहता। वो अपने परिवार के नाम या पिता के इन्फ्लुएंस पर भी निर्भर नहीं रहना चाहता। उसके लक्ष्य और भी बड़े हैं। वो मेड ओशियानियन फैमिली का अगला हेड बनना चाहता है। ये सुनकर पेट्रियार्क और भी चुप हो गया। फिर कहा कि महान मेज या किसी परिवार का हेड बनना सिर्फ एम्बिशन से नहीं होता। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ लड़के ने कहा कि वो अपनी बात साबित करेगा। इससे पिता और भी स्केप्टिकल हो गया, क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा एकेडमी से निकाले जाने के कगार पर है। लेकिन लड़के ने घोषणा की कि वो अगले एग्जाम में टॉप 10 स्टूडेंट्स में आएगा। अगर वो असफल हुआ तो एकेडमी छोड़ देगा और अपने पिता की सलाह मानकर थियोरेटिकल मेज बन जाएगा। लेकिन अगर वो सफल हुआ तो पिता को उसे मानना पड़ेगा और भविष्य में पूरा सपोर्ट देना होगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी और भी चिंतित हो गया। उसे लगा कि बेटे की नई अचीवमेंट ने उसमें एक बेवजह का कॉन्फिडेंस भर दिया है। अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वो कमरे से बाहर निकलने लगा और बेटे से कहा कि उम्मीद है कि ये अकम्प्लिशमेंट बिना मतलब की नहीं होगी, और चला गया। लड़का गहरी सोच में डूब गया, हालांकि वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था। कुछ और दिन बीते और क्लासेस पहले की तरह चलती रहीं। प्रोफेसर ये बताने ही वाला था कि स्टूडेंट्स को किस तरह की इवैल्यूएशन का सामना करना होगा,
कुछ स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे। जाहिर था कि ये क्लासमेट्स के बीच एक ड्यूअल होगा। टेस्ट एक सिंगल एलिमिनेशन टूर्नामेंट होगा जो 3 दिन बाद शुरू होगा। और जैसे किसी भी कहानी में होता है जहां प्रोटैगनिस्ट की अचानक ग्रोथ हुई हो, इस टेस्ट के दौरान ऑडियंस मौजूद होगी, जिससे वो घमंडी लड़का बहुत खुश था क्योंकि उसे अभी तक पता नहीं था कि वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर है। टीचर ने छात्रों को शुभकामनाएं दी और हमारा प्रोटैगनिस्ट जानता था कि अब उसका शाइन करने का समय आ गया है। खबर बहुत जल्दी ही छात्रों के बीच फैल गई, यहाँ तक कि मैजिक टावर के सदस्य भी इस ड्यूअल को देखने आने लगे। हमारे प्रोटैगनिस्ट को पता था कि इसका बड़ा असर होगा। मैजिक टावर की मौजूदगी से मीडिया भी खिंचा चला आया। ये ऑर्गेनाइजेशन दुनिया के 12 सबसे महान मेज से बनी है जिनके पास किसी देश जितनी ताकत है। हर युवा मेज का सपना होता है कि वो एक दिन इसमें शामिल हो। तभी वहाँ एक जर्क टाइप कैरेक्टर उसके पास आया। वो प्रोटैगनिस्ट की हालत को लेकर क्यूरियस लग रहा था और उसने पूछा कि वो कैसा है। लड़के ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन को छुपाया। उस जर्क का नाम संयुग है। वो बहुत अमीर और काफी टैलेंटेड स्टूडेंट भी है और प्लॉट फोर्स के जादू से ये तय हो गया कि एग्जाम में प्रोटैगनिस्ट और वही जर्क आमने सामने होंगे। जर्क ने डराने की कोशिश करते हुए कहा कि वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और आखिरकार उसे 5 साल पहले वाले बात का बदला लेने का मौका मिल गया है। एक फ्लैशबैक में हम उस समय जाते हैं जब जूनियर कैटेगरी का फाइनल टूर्नामेंट था। उस वक्त जर्क बुरी तरह हार गया था। जब उसे पता चला कि प्रोटैगनिस्ट डिस्प्लेस्ड है तो उसने इसका फायदा उठाना शुरू कर दिया। कहने लगा कि वो जल्द ही एक्सपेल्ड हो जाएगा। अब वो खुश था कि एक्सपल्जन से ठीक पहले उसे पीटने का मौका मिलेगा। वो चाहता था कि इतनी जोर से मारे कि वो घर रोता हुआ जाए। लेकिन प्रोटैगनिस्ट कॉन्फिडेंट था, जैसे किसी के पास ग्लॉक हो और वो मुस्कुरा रहा हो। उसने कहा कि घर रोता हुआ वो नहीं जाएगा, भले ही सामने वाला जर्क है, लेकिन प्रोवोक होने से वो बिल्कुल नहीं बच पाता। ज्यादा देर नहीं लगी कि उनकी बहस ने बाकी छात्रों का ध्यान खींच लिया। जर्क ने कहा कि प्रोटैगनिस्ट पूरी तरह पागल है, शायद किसी ऐसी मेंटल चैलेंज से गुजर रहा है जिसे पार करना नामुमकिन है। उसने दावा किया कि वो हालात को समझ नहीं रहा और इतनी बुरी तरह पिटेगा कि उल्टा बैठकर शौच करना पड़ेगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसे याद आया कि 5 साल पहले भी जर्क ऐसे ही बिहेव कर रहा था और आखिर में बुरी तरह हारा था। लगता है वक्त दोनों के लिए बीता है, लेकिन जर्क की स्किल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। इंसल्ट सहने की कैपेसिटी 0 होने के कारण जर्क और गुस्से में आ गया और वहीं उसे मारने की सोचने लगा। प्रोटैगनिस्ट ने और चालाकी दिखाते हुए माफी मांग ली कि उसे बुरा लगा, लेकिन साथ में कावर्ड भी कह दिया। इससे जर्क पागलपन की हद तक पहुंच गया। उसने प्रोटैगनिस्ट की कॉलर पकड़ ली, उसे बिग डमी और अगली कहने लगा। लेकिन प्रोटैगनिस्ट और तेज निकला। उसने कहा कि गिरने के लिए पहले किसी चीज पर चढ़ना पड़ता है, जो जर्क ने कभी किया ही नहीं। और वंस अ जीनियस ऑलवेज अ जीनियस, यही सच है जो उन्हें अलग करता है और वो ये लेसन उसे ड्यूअल में अच्छे से सिखाएगा। अपनी बात खत्म करके प्रोटैगनिस्ट ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन जर्क अपना कंट्रोल खो बैठा। ईगो टूटने के बाद वो नॉन स्टॉप नाखून चबाने लगा। नामी तो उसे हड्डियों तक जला देना चाहती थी। हेल के बारे में खबर फैलने लगी। लोग उसे जीनियस की वापसी, फॉलन प्रोडिजी, डार्क हॉर्स कहने लगे। न्यूज़ पढ़ते हुए लड़के ने देखा कि वे उसके राइवल के बारे में भी लिख रहे हैं, क्योंकि वो भी अमीर फैमिली से है। जर्क के स्वभाव को जानकर ये उम्मीद थी कि वो कुछ करेगा। कई लोग इस प्रोडिजी की एग्जाम में वापसी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उसके लिए ये बुरी बात नहीं थी। वो सच में चाहता था कि उसके साथी उसे नोटिस करें। विक्ट्री के सपनों में खोए हुए उसका फोन बज उठा। उसने फादर से बात शुरू की और कहा कि उसने आज की न्यूज़ पढ़ ली है। उसने बूढ़े आदमी से कहा कि कुछ भी चिंता मत करो, अब उस माउंटेन पर एक नया लायन है। लेकिन उसके फादर को अपने बेटे की आदत पता थी। उन्होंने पूछा कि क्या ये सारा मैस उसी ने किया है। लड़के ने कंफर्म किया कि उसने जर्क को प्रोवोक किया ताकि मीडिया में ज्यादा अटेंशन मिले। ये सुनकर पेट्रियार्क को अपने डिस्कशन पर पछतावा हुआ। उन्होंने चैलेंज इसलिए आगे नहीं बढ़ाया क्योंकि उन्हें यकीन था कि फैमिली के नाम से कोई हार नहीं जुड़ी होगी। लड़के के डिटर्मिनेशन के बावजूद फादर को विश्वास नहीं था कि वो जीतेगा, और अब फैमिली की रेप्यूटेशन भी खराब हो सकती है। लड़के ने कहा कि पब्लिक पहले ही मान चुकी है कि उसे डिसोन कर दिया गया है, तो फैमिली नेम को होने वाला नुकसान कम हो जाएगा।
लेकिन ये उसके फादर के लिए काफ़ी नहीं था और वो डिसअपॉइंटेड ही रहा, क्योंकि जहाँ भी उसका बेटा जाएगा परिवार का नाम उसके साथ जाएगा और लड़के को इसका अच्छे से एहसास था। लेकिन संभावित फायदे सोचकर वो मानता है कि ये रिस्क लेने लायक है। ये सुनकर बूढ़ा आदमी सोचने लगा कि क्या उसका बेटा सच में पागल हो गया है, क्योंकि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगर उसका बेटा जीत भी गया तो उन्हें क्या फायदा मिलेगा। तब लड़के ने कहा कि फायदा वही है क्योंकि वो खुद एक और भी ज्यादा पावरफुल मेज बनने वाला है, इतिहास के सबसे मजबूत में से एक। बूढ़ा आदमी सोचता है कि ये तो सिर्फ युवाओं के डिल्यूजन हैं, जैसे कि उसका बेटा पहले से ही टावर मेजेस से ज्यादा स्ट्रांग हो। लड़के के दिमाग में रीजन डालने की कोई उम्मीद ना देखकर उसने कहा कि वो उसे अपनी मर्जी से करने देगा, बस एक कंडीशन पर। अगर उसने परिवार की इज्जत खराब की तो उसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना होगा। और ऐसे ही उनकी ठंडी बातचीत खत्म हुई। लेकिन प्रोटैगनिस्ट पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस का स्टेज तैयार हो चुका था। आखिरकार इवैल्यूएशन का दिन आ गया। ऑडियंस में बहुत से लोग मौजूद थे, जिनमें जर्नलिस्ट्स और फोटोग्राफर्स भी थे। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने फैमिली नेम की वजह से मशहूर पार्टिसिपेंट्स में से एक था। वो जर्क उससे पूछता है कि क्या उसे आर्टिकल पसंद आया, क्योंकि प्रोडिजी हमेशा पॉपुलर रहा है और वो सबके सामने उसे एक्सपोज करने का इंतजार नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास कोई स्पेल कास्ट करने का टाइम ही नहीं होगा। कैजुअली स्माइल करते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि वो ये ड्यूल नहीं हारेगा और वो जर्क का धन्यवाद करता है कि उसने अनजाने में उसकी प्लान को एग्जीक्यूट करने में मदद की। जर्क की प्रोवोक करने की कोशिशों के बावजूद उसने कहा कि उसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो आदमी तो बस एक नोबडी है, और उसने वार्निंग दी कि वो फाइट जल्दी खत्म कर देगा। ये सुनकर जर्क गुस्से से भर गया। उसे लगा कि उसका अपोनेंट पूरी तरह पागल हो चुका है। तभी प्रोटैगनिस्ट ने एक उंगली उठाकर कहा कि वो फर्स्ट सर्कल स्पेल से ही मैच जीत लेगा। ओएलएक्स एकेडमी अरीना खचाखच भरा हुआ था। प्रोडिजी की ये बात सबने सुनी। इतने लोगों के सामने जर्क का बस एक ही रिएक्शन था, और ज्यादा पिस्ड ऑफ होना। उसे बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसे ऐसे डिसरिस्पेक्ट करे। उसे नहीं पता था कि वो जल्द ही थेरेपी पर बहुत खर्च करने वाला है। ये पहला ड्यूल था और रेफरी ने शुरू करने का सिग्नल दिया। सबकी निगाहों के सामने हमारा थोड़ा नार्सिसिस्टिक प्रोटैगनिस्ट चमकने को तैयार था। पहला मूव उसके अपोनेंट ने किया। ज्यादा देर नहीं लगी कि प्रोटैगनिस्ट ने समझ लिया क्या हो रहा है। कंजर किया गया फायरबॉल उसे छू भी नहीं पाया। उसके अपोनेंट की क्रश करने की चाह इतनी ज्यादा थी कि उसकी गर्दन में लगा चिप हीट होने लगा था। क्लियरली ये इंटेल नहीं बल्कि राइजन था। इस बार वो थर्ड सर्कल स्पेल एक्सप्लोजन इस्तेमाल करने वाला था, जिसका प्रोटैगनिस्ट बेसब्री से इंतजार कर रहा था। स्पेल का कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट पूरे अरीना में फैल गया। डस्ट के क्लाउड के अंदर किसी को नहीं पता था क्या हुआ। जर्क ने शेखी बघारना शुरू कर दी। उसे पूरा यकीन था कि नतीजा तय है, लेकिन उसका घमंडी मोनोलॉग तुरंत रुक गया। जीत नहीं मिली थी। उसके सामने उसका अपोनेंट खड़ा था, कपड़े बिल्कुल इंटैक्ट और शरीर पर कोई चोट नहीं। गुस्से में भरकर उसने और ज्यादा पावरफुल स्पेल इस्तेमाल करने की कोशिश की। कई फायरबॉल्स प्रोटैगनिस्ट की ओर भेजे, लेकिन वो बिल्कुल अनफेज्ड था। उसने अपनी हथेली में थोड़ा सा पानी इकट्ठा करके एक बैरियर बना लिया, जिसने उसे फायर अटैक से बचा लिया। ये सब देखने के बाद भी छोटा जर्क ये मानने को तैयार नहीं था कि उसके हमले बेअसर हैं। ऊपर से उसके सारे हमले अपोनेंट ने बहुत आसानी से ब्लॉक कर दिए थे। कोई मिस्टीरियस आदमी ये सब देख रहा था और नतीजे पर पहुंचा कि ये काफी अजीब है, क्योंकि वो लड़का बिना किसी इनकैंटेशन के फर्स्ट सर्कल स्पेल्स कास्ट कर रहा था। उसकी सेक्रेटरी ने पूछा कि उसने सिर्फ एक स्टूडेंट ड्यूल देखने के लिए अपना स्केड्यूल क्यों बदला। उसने पूछा, क्या वो हेल की मैजिक के बारे में कुछ जानता है? आदमी ने कहा, नहीं, वो तो बस अखबार में प्रोडिजी की वापसी के बारे में पढ़ा था। वो तो सिर्फ क्यूरियोसिटी में आया है। लेकिन उसकी सेक्रेटरी को ये कोइंसिडेंस मानना मुश्किल लगा। अगर ये खबर फैल गई कि ब्लू मैजिक टावर का हेड, जो एक 8th सर्कल मेज है, सिर्फ ये ड्यूल देखने आया है, तो बहुत बड़ा अपरोर मच जाएगा। अपनी सेक्रेटरी से एक्सक्यूज करते हुए किम ने कहा कि उसे इसका पूरा एहसास है, इसलिए वो इंपॉर्टेंट पीपल के लिए रिजर्व्ड रूम में है। मैच देखते देखते एक और आदमी कमरे में दाखिल हुआ। किम ने उसे पोलाइटली ग्रीट किया, हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि वो आदमी भी यहाँ आएगा। अंदर अरीना में हमारा प्रोटैगनिस्ट काफी काम दिख रहा था, लेकिन ये बात उस जर्क के लिए बिल्कुल सही नहीं थी, जिसका सबसे पावरफुल मैजिक एक फर्स्ट सर्कल टेक्निक से ब्लॉक हो गया था।
वो अपने दिमाग में बार बार ये सीन रीप्ले करके समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ। उसके अपोनेंट की कास्टिंग स्पीड असामान्य रूप से हाई थी। ये जानते हुए कि वो क्या सोच रहा होगा, प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या जर्क क्यूरियस फील कर रहा है। लेकिन वो लड़का जो क्लियरली अपसेट था और जिसका ईगो चोट खा चुका था, उसने उसे चुप रहने को कहा और अगला अटैक होने के बाद मर जाने को बोला। असलियत से पूरी तरह अनजान जर्क ने वही अटैक फिर से इस्तेमाल किया। इम्पैक्ट पर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। वही तरीका अपनाते हुए और वही काम दोहराते हुए उसने उम्मीद की कि नतीजा अलग होगा, लेकिन हकीकत ने उसे जोर से टक्कर दी जब उसने देखा कि उसका अपोनेंट अब भी खड़ा है। पर प्रोटैगनिस्ट का पेशेंस भी खत्म हो रहा था। अब उसकी बारी थी ऑफेंसिव लेने की। उसने जर्क को विंड स्पीयर से डॉज करने पर मजबूर किया, जो उसके सिर को लगभग छू गया था। ये बात चिंताजनक थी। वॉर इतना पास आया कि जर्क लगभग अपने बाल खो बैठा। और न सिर्फ वो कोई डैमेज देने में नाकाम रहा, बल्कि उसने ये तक नोटिस नहीं किया कि उसका अपोनेंट एलिमेंट्स बदल चुका था। वो अपने ईगो को फिर से सहलाते हुए बोला कि वो फर्स्ट सर्कल स्पेल से नहीं हारेगा। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट सहमत नहीं था। वो हारेगा, और वो भी ह्यूमिलिएटिंग तरीके से। उसने एक और विंड स्पीयर उसकी तरफ फेंका, लेकिन इस बार लड़के को मैजिकल शील्ड समन करना पड़ा। अपनी डिफेंस काम करती देख उसकी आंखों में उम्मीद की एक चमक आई और उसने प्रोटैगनिस्ट का मजाक उड़ाना शुरू किया, कहते हुए कि सिर्फ कास्टिंग स्पीड बढ़ाने से इतना कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विंड स्पीयर्स हवा में उड़ रही थीं। इस बार जर्क के हाथ पर वार हुआ और उसे समझ ही नहीं आया कि प्रोटैगनिस्ट इतनी जल्दी स्पीयर कैसे कास्ट कर रहा था। अब वो जानना चाहता था कि उसका ओपोनेंट कौन सी मिस्टीरियस टेक्निक इस्तेमाल कर रहा है। लड़ाई देख रहे बाकी लोग भी यही जानना चाहते थे। एक हाथ में हवा का छोटा गोला बनाते हुए प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि जर्क शायद नॉलेज से इम्यून है, क्योंकि उसकी स्टुपिडिटी वाकई डराने वाली है। तो अगर उसे दिखाया जाए कि ये कैसे होता है। विंड स्फीयर एक छोटे पंछी में बदल गया जो जर्क की ओर तेजी से भागा। उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या था, और अगर ये विंड स्पीयर था तो इसमें डबल हिट एबिलिटी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म किया कि इसमें वही एबिलिटी थी, क्योंकि वो इस तरह से शेप देने में केपेबल था। अब डिफेंस करना जर्क पर था, क्योंकि अब उनकी संख्या 4 हो चुकी थी और वो पंछी खुशी खुशी अपने टारगेट की ओर उड़ रहे थे। बेचारे जर्क ने सोचा कि शील्ड समन करना काफ़ी होगा, लेकिन वो इस बात से शॉक हो गया कि उसे कितनी फोर्स से हिट किया जा रहा था। उसे लगा कि अगर वो इन अटैक्स को ब्लॉक कर ले तो शायद जीत सकता है, लेकिन तभी उसकी पीठ में तेज चुभन महसूस हुई। उन स्पीयर्स में से एक ने शील्ड को बाईपास करते हुए अलग रास्ता ले लिया था। प्रोटैगनिस्ट ने उसका मजाक बंद नहीं किया, कहता रहा कि जर्क एक नशेड़ी की तरह दिख रहा है जिसे नशा छोड़ने के लक्षण हो रहे हों, और उसकी बीटिंग सेशन तो अभी शुरू ही हुई है। और विंड बर्ड समन किए गए। जर्क को डॉज करने के लिए मूव करना पड़ा। दूरी बनाए रखना उसका एकमात्र ऑप्शन था। मैजिकल पावर की एक सीमा होती है, अगर वो काफी दूर रहे तो शायद इन अटैक्स से बच सके। प्रोटैगनिस्ट ने कहा कि उसका लिया हुआ फैसला अच्छा है और इसी वजह से अब टैक्टिक्स बदलने का समय आ गया है। उसने अपने हाथ मिलाए, अरीना के अंदर तेज हवाएं बनने लगीं, जिससे जर्क डर गया। जल्द ही सबको उसकी अंडरवेयर से आने वाली बदबू महसूस होने वाली थी, जो इस लड़ाई में सबसे पहले नष्ट होने वाली चीज थी। अब एक और भी बड़ा विंड बर्ड बन चुका था। कुछ बहुत ही पावरफुल ब्लू टावर के लीडर इम्प्रेस्ड थी। ये प्रोडिजी सिर्फ जल्दी कास्ट नहीं कर रहा था, बल्कि स्पेल्स की ट्रैजेक्टरी को हवा में बदल भी रहा था, जो कि वाकई असाधारण था। तभी रून में मौजूद रहस्यमय शख्स की पहचान सामने आई। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पिता थे और मेड ओशन फैमिली के वर्तमान प्रमुख, एक 8th सर्कल मेज। सेक्रेटरी ने कंफर्म किया कि प्रोडिजी का मैजिक उन रूल्स को नहीं मान रहा था जिनके वो सब्जेक्ट थे, यानी ओपन कोड सिस्टम। ओपन कोड मैजिक कुछ क्राइटेरिया फॉलो करता है, जैसे रिवर्स स्लैश का मैक्सिमम रेंज 38 मीटर होता है और उसकी ट्रैजेक्टरी सिर्फ एक बार बदली जा सकती है। मतलब ये है कि ओपन कोड मैजिक सिर्फ पहले से सेट किए गए रूल्स के हिसाब से ही काम करता है। आजकल मेज ड्यूल्स एक तरह का मेंटल गेम बन चुके हैं, जहां दोनों तरफ के लोग एक दूसरे के मूव्स का अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारा प्रोटैगनिस्ट इस खेल में एक अलग ही लेवल पर था। उसने मॉडर्न रूल्स की सारी लिमिटेशंस को नज़रअंदाज किया और अपने पावरफुल विंड स्पीयर से सीधे टारगेट को जोरदार तरीके से मार दिया। उसके इम्पैक्ट से पूरा अरीना का फ्लोर टूट गया और वो लड़का यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसे इतनी दिक्कत क्यों हो रही है।
दोनों ही एक दूसरे को सिंगल सर्कल स्पेल्स की ताकत कम समझ रहे थे। अगर कोई अपनी सबसे पावरफुल मैजिक से ही थक जाए तो किसी को मारने के लिए एक सिंपल पेन भी काफ़ी है, लेकिन लड़ाई के बीच में उसे लेक्चर मिलने की उम्मीद नहीं थी, जिससे वो लड़का पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। प्रोटैगनिस्ट ने अपने हाथ में थोड़ा सा पानी बनाकर एक सिंगल सर्कल स्पेल दिखाया और कहा कि पेन का प्रिंसिपल मैजिक पर भी लागू होता है। किसी की जान लेने के लिए कॉम्प्लेक्स चीज की जरूरत नहीं होती। और फिर उसने पानी का एक गोला बनाकर सीधे उस लड़के के सिर को ढक दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई। स्टूडेंट्स के बॉडीज को उनके यूनिफॉर्म से एक मैजिकल बैरियर प्रोटेक्ट करता है, लेकिन लगता है वो बैरियर भी उसकी सफरिंग को रोककर पूरी तरह निराश हो चुका था। वो जमीन पर गिरकर पूरी तरह निराश हो चुका था और सांस नहीं ले पा रहा था। जीत करीब देखकर पूरा अरीना खामोश हो गया। प्रोटैगनिस्ट को जीतने के लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। रेफरी की तरफ देखकर उसने कहा कि आउटकम तो साफ है, क्या उसे अटैक जारी रखना चाहिए। रेफरी ने मैच खत्म करने का ऐलान किया और सबको विनर बताया, शिन हाले। वो बेचारा लड़का इतनी हालत में था कि उसे उठाकर बाहर ले जाना पड़ा, क्योंकि उसमें चलने की भी ताकत नहीं थी। प्रोटैगनिस्ट शांति से बाहर चला गया, ये जानते हुए कि उसने अपना गोल हासिल कर लिया है। अपने हाथ को देखते हुए उसे महसूस हुआ कि कंपटीशन जीतने का थ्रिल उसे कितने समय बाद मिला है। और अब वो फिर से वही मेज बन चुका था जो पहले था। ब्लू टावर का हेड कॉरिडोर्स में चलता हुआ सोच रहा था कि उसने अभी क्या देखा। ये सच में एक महान प्रोडिजी की वापसी थी। उसकी दिलचस्पी बढ़ चुकी थी और अब वो उस लड़के के बारे में और जानना चाहता था। प्रोटैगनिस्ट का बेस्ट फ्रेंड तुरंत दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसने सुना था कि उसका दोस्त मैच जीत चुका है। वो जानना चाहता था कि उसने कैसी ट्रेनिंग की थी। वो विंड स्पीयर्स की मूवमेंट्स और उनके कॉम्बिनेशन से बहुत प्रभावित था। तभी प्रोटैगनिस्ट ने पूछा कि क्या वो सच में डिटेल्स जानना चाहता है, और उसने हंसते हुए कहा हाँ। फिर उसके कान के पास जाकर उसने कहा कि वो उसे सच बताएगा, जो अभी बाकी सब के लिए सीक्रेट है। अपने फोन को हाथ में लेकर उसने पूछा कि क्या चुन्नो भी देख रहा है। मैच के बाद दिया गया उसका इंटरव्यू पहले ही पब्लिश हो चुका था। सब ये जानना चाहते थे कि वो ऑटोमेटिक समनिंग क्या थी जो उसने दिखाई थी, और कैसे उसने स्पीयर्स की ट्रेजेक्ट्री बदली। ब्लू टावर का हेड उसके पास आया और कहा कि उसके पास इन सवालों का जवाब है। उसे देखकर प्रोटैगनिस्ट हैरान हो गया, क्योंकि उसने आइस डीमन किंग को वहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। किम ने कहा कि उसने मैच देखा और बहुत इंट्रीग्ड हुआ। उसका मानना था कि लड़के ने फोर्थ सर्कल स्पेल मेमोराइजेशन का इस्तेमाल किया है। उसने रिपोर्टर्स के सामने एक हाथ से फ्लेम समन करके ये बात समझाई। किम ने कहा कि मेमोराइजेशन में स्पेल को पहले से प्रिपेयर करके इंस्टेंट कास्ट किया जा सकता है। रिपोर्टर्स ने पूछा कि फिर इसे ज्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता। किम ने बताया कि मेमोराइजेशन सिर्फ 3 लेवल नीचे के स्पेल्स पर काम करता है। फिर उसने प्रोटैगनिस्ट से पूछा कि क्या वो सही है। लड़के ने कहा कि बिल्कुल सही। उसे ये टेक्निक समझाने का तरीका नहीं पता था, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन परफेक्ट था। एक रिपोर्टर ने पूछा कि क्या वो सच में फोर्थ सर्कल ऑफ मैजिक में है। किम ने खुद उसकी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि हाँ, ये प्रोडिजी सच में 4th लेवल पर है। रिपोर्टर्स लगातार फोटो खींचते और सवाल पूछते रहे। प्रोटैगनिस्ट की उम्र में 4th लेवल पर पहुंचना एक बड़ी अचीवमेंट थी, और किम के एंडोर्समेंट के बाद इसे कोई आसानी से डाउट नहीं कर रहा था। उसका बेस्ट फ्रेंड भी पूछ रहा था कि क्या ये सच है, और उसके पास कुछ और सवाल भी थे। अब एक रिपोर्टर ने पूछा कि उसने ओपन सोर्स मैजिक के रूल्स को कैसे नजरअंदाज किया। किम पहले से ही प्लॉजिबल आंसर्स देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़के ने खुद बात संभाल ली। उसने कहा कि ओपन सोर्स मैजिक के रूल्स को इग्नोर करना सरप्राइजिंगली सिंपल था, बस उसे स्पेल के फॉर्मूला को बदलना पड़ा। किम ये सुनकर काफी प्रभावित हुआ, क्योंकि स्पेल के फॉर्मूला को बदलना सपोजिटली इम्पॉसिबल माना जाता है। दूसरे शब्दों में, ऐसा करना वैसा है जैसे कार में पंख लगा दो और उम्मीद करो कि वो उड़ जाए। पॉसिबल तो है, लेकिन बिल्कुल आसान नहीं। फिर किम ने सोचा कि अगर ये लड़का एआई के साथ कंपैटिबल हुआ तो इसका फ्यूचर बहुत इंप्रेसिव हो सकता है। उसी समय प्रोटैगनिस्ट रिपोर्टर्स को समझा रहा था कि उसकी मैजिक कैसे काम करती है। जिन स्पेल्स के कोबाज उसने बदले थे उन्हें मॉडिफाइड मैजिक कहा जाता था। किटन भी ये सब देख रही थी, और लड़के में उसकी इंटरेस्ट और बढ़ गई, क्योंकि ये दुनिया की मैजिक के लिए अनडिनाएबली रेवोल्यूशनरी था। इसकी नींव हिल गई थी। यही तो आर्टिकल का मेन पॉइंट था। लेकिन प्रोटैगनिस्ट का बेस्ट फ्रेंड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, और सोच रहा था कि क्या उसे सच में इस पर विश्वास करना चाहिए। सच्चाई को मानने में कठिनाई के बावजूद वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा था। वो खुश था कि उसका दोस्त जीत गया। अब बात खत्म होने के बाद वो अपने डॉर्मेट्री लौट रहा था, क्योंकि अगले दिन का ओपोनेंट काफी चैलेंजिंग होने वाला था। वो सोच रहा था कि वो कौन हो सकता
होता है। तभी अकेडमी के अरीना में फिर से ड्यूल्स शुरू हुए। क्राउड देख रहा था और प्रोटैगनिस्ट के फ्रेंड्स मुश्किल में लग रहे थे। उनके ओपोनेंट काफी फॉर्मिडेबल थे। ऑडियंस में बैठे प्रोटैगनिस्ट ने अपने दोस्त के ओपोनेंट को पहचान लिया। वो एक टिपिकल ब्लॉन्ड और टैलेंटेड लड़की थी जो हर स्टोरी में नजर आती है। उसका नाम अडेला स्टैरेट था और इस समय वो एक और स्पेल कास्ट कर रही थी। वो अपने फैमिली की प्रोडिजी थी जो फ्रांस और कोरिया दोनों को रिप्रेजेंट कर रही थी। कम से कम लोगों ने उसके ब्लॉन्ड बाल और ब्लू आईज का यही एक्सप्लेनेशन दिया। उसकी मैजिक सच में यूनिक थी और इसका एक रीजन भी था, लूनार एलिमेंटल मैजिक, जो उसके फैमिली की सीक्रेट टेक्निक थी। प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड मुश्किल में था और ब्लॉन्ड लड़की ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत फिर अटैक किया और लड़का जमीन पर गिर गया। थोड़ी सी ताकत दिखाने के बाद मैच खत्म हो गया और लड़की को विजेता घोषित कर दिया गया। प्रोटैगनिस्ट ने ये सब ध्यान से देखा। उसकी नजरें पूरे समय उस पर टिकी रहीं। उस सीक्रेट टेक्निक में लाइट और डार्कनेस दोनों का इस्तेमाल था। ये ओपन कोड मैजिक में रजिस्टर नहीं थी, इसलिए उसकी रेंज और पावर अननोन थी। उससे लड़ना डेफिनेटली आसान नहीं होने वाला था। तभी लड़के को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। ब्लॉन्ड लड़की सीधे उसकी तरफ देख रही थी। प्रोटैगनिस्ट सोचने लगा कि क्या ये सच में हो रहा है। बाद में वो अपने फ्रेंड से मिलने गया जो हार से फ्रस्ट्रेटेड था। फिर भी प्रोटैगनिस्ट ने उसकी कोशिश के लिए बधाई दी, लेकिन वर्ड्स उसे चीयर नहीं कर पाए। उसने उम्मीद नहीं की थी कि फर्स्ट राउंड में ही टफेस्ट ओपोनेंट्स में से एक से मुकाबला होगा। सैडनेस को झटकते हुए उसने पूछा कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने अपना सेकंड मैच जीत लिया है, और उसने हाँ में जवाब दिया। अब उन्हें पता चल गया कि उसका अगला मुकाबला किससे होगा, लेकिन उनकी कॉन्वर्सेशन बीच में ही रुक गई क्योंकि फ्रेंच लड़की भी आई थी। उसने भी प्रोटैगनिस्ट के फ्रेंड को बधाई दी। वो उसके वर्ड्स के लिए थैंकफुल था, लेकिन लड़की क्लियरली किसी और चीज पर फोकस थी। प्रोटैगनिस्ट को अब भी महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसे पता था कि लड़का उस सच्चे रास्ते पर लौट रहा है जिस पर एक मेज को हमेशा चलना चाहिए। बात करते करते उसने एकेडमी में एनरोल होने का रीजन भी बता दिया और उम्मीद की कि प्रोटैगनिस्ट इसमें उसकी मदद करेगा। प्रोटैगनिस्ट और लड़की एक दूसरे को उस एकेडमी में आने से बहुत पहले से जानते थे। उनके परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। इसी वजह से वे कई बार मिले थे और उनके बीच राइवलरी थी। लड़की ने फ्रांस में अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी सिर्फ अपने छोटे राइवल को हराने के लिए, लेकिन सब कुछ बदल गया जब उसने बताया कि वो एआई के साथ पूरी तरह इनकम्पैटिबल है और तब से वे कभी बात नहीं कर पाए। ये लड़की के लिए एक बड़ा झटका था क्योंकि वो अब अपने लाइफ लॉन्ग राइवल को हरा नहीं सकती थी। फ्रेंडली टोन में उसने कहा कि अब उसके लिए उसे एक गोल मानना बेकार है, लेकिन अडेल ने उसकी बात को इग्नोर कर दिया और कहा कि ये तभी तय होगा जब वे लड़ेंगे। प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड बहुत वरीड हो गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि लड़का इसके लिए तैयार है या नहीं। उसकी केयर फ्री प्रतिक्रिया देखकर वो और चिंतित हो गया क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को पता ही नहीं था कि कंपटीशन में उसकी अगली ओपोनेंट वही लड़की होगी। जैसे ही उसे ये पता चला, प्रोटैगनिस्ट थोड़ा कंसर्न्ड हो गया क्योंकि वो ये उम्मीद नहीं कर रहा था। अंततः एकेडमी में कंपटीशन का एक और दिन आया। लड़की बेहद डिटर्मिन्ड लग रही थी, तैयार थी अपने राइवल को एक बार और हमेशा के लिए सरपास करने के लिए। हायल अभी अरीना में नहीं पहुंचा था और ऑडियंस में कुछ जेलस स्टूडेंट्स कहने लगे कि वो डर के मारे भाग गया होगा। उन्होंने कहा कि वो बस बोलने वाला है, और जब उसे पता चला कि वो जीत नहीं सकता, उसने कंपटीशन छोड़ने का फैसला किया। वास्तव में उसकी डिले अब अनरीजनेबल हो रही थी और रेफरी अरीना में गया वर्डिक्ट देने के लिए। अडेला ने अपने अपोनेंट के एब्सेंट होने की वजह से जीत हासिल कर ली। तभी लड़का अचानक दिखाई दिया, चिल्लाते हुए और क्लियरली एंग्शियस, इतना देर होने के लिए माफी मांगते हुए। रेफरी विजिबली अपसेट था और पूछा कि लड़के को वहां आने में इतना समय क्यों लगा। उसने कहा एक्सप्लेनेशन बाद में सुनी जाएगी, लेकिन रेस्ट के लिए कोई समय नहीं होगा। ये उसके लेट अराइवल का पेनल्टी था। रेफरी ने कॉम्पिटिटर्स को उनके पोजीशंस लेने का आदेश दिया। अडेला जानना चाहती थी कि उसके राइवल को आने में इतना समय क्यों लगा। हेल ने उसे बताया कि ये कुछ सीरियस नहीं था, वो बस बैटल के लिए कुछ प्रेपरेशंस कर रहा था। अडेला उस उत्तर से इंट्रिग्ड लग रही थी, अपने अपोनेंट की स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करते हुए। प्रोटैगनिस्ट ने कंफर्म किया कि उसे डिफीट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रेपरेशन जरूरी था, लेकिन लड़की कन्विंस नहीं हुई कि वो एक दिन में इतनी प्रेपरेशंस कर सकता था। फिर भी उसने महसूस किया कि सामने खड़ा राइवल अब पहले जैसा नहीं है, उसने बदल गया है। शायद अब वो फाइनली उसकी ट्रू पावर विटनेस
इम्प्रेस कर सकेगा। हेल ने कहा कि उसके पास उसके लिए एक अच्छी एडवाइस है, उसे शुरू से ही पूरी ताकत लगानी चाहिए अगर वो जीतना चाहती है। उसने एडवाइस लिया और अपनी हैंड्स में एनर्जी स्फीयर बनाया। अपनी फिंगर्स से उसे टारगेट करते हुए उसने ब्लास्ट ऑफ फ्लेम्स प्रिपेयर करना शुरू किया। आग उसकी फिंगर टिप्स पर मटीरियलाइज हो रही थी जैसे गन का बैरल। दूसरे मैजिकल सर्कल्स के जरिए उसने स्पेल को मल्टीप्लाई किया। फायरबॉल से ऑलमोस्ट हिट होने के वर्ज पर प्रोटैगनिस्ट ने विंड बैरियर प्रिपेयर किया जिसने अटैक से उसे बचाया। अर्थ मैजिक का यूज करते हुए अडेला ने बड़ी नीडल मटीरियलाइज की। उसके बाद अरीना में कई क्रैक्स दिखने लगे। वे प्रोटैगनिस्ट की ओर बढ़ रहे थे और वो जमीन से उठने वाले एक्सप्लोजन से ऑलमोस्ट हिट होने वाला था। स्ट्राइक से बचने के लिए उसे हवा में जंप करना पड़ा। अडेला ने इसे ह्यूज अपॉर्चुनिटी माना क्योंकि एयरबॉर्न रहते हुए वो डॉज नहीं कर पाएगा। उसने ओपनिंग का मैक्सिमम उपयोग करने के लिए अगले अटैक के लिए तैयार थी। हेल अपने करंट सिचुएशन से फुल्ली अवेयर था। उसकी डिफेंसेस कॉम्प्रोमाइज्ड थी, कम से कम ज्यादातर लोग ऐसा सोचते। प्रोटैगनिस्ट उन लोगों में से नहीं था। उसने अपने पैरों के नीचे बैरियर कंजर किया और सॉलिड प्लेटफॉर्म बना लिया। स्पेक्टेटर्स इम्प्रेस्ड हुए हाई लेवल टेक्निक देखकर। राइवल भी शॉक्ड था क्योंकि उसने मैजिक बैरियर को प्लेटफॉर्म में बदल दिया। उसकी इम्प्रेसिव जीनियस रिवील्ड हुई। वो अभी भी मैजिक और स्ट्रैटेजी के प्रति सेंसिटिव था। सीक्रेट मून की टेक्निक्स को ओवरकम करने के लिए प्रोटैगनिस्ट को अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ा और अगर जरूरी हुआ तो वो इस बैटल में सन इटसेल्फ को भी ला सकता था। तेज लाइट शाइन करना शुरू हुआ, इतना इंटेंस कि ब्लॉन्ड गर्ल्स की आंखें भी ब्लाइंडेड हो गईं। जब उसने लाइट सोर्स देखने की कोशिश की, उसे लगा कि शायद सनलाइट हो। प्रोटैगनिस्ट प्रॉपर्ली पोजीशन था उसके सामने और लड़की जान गई थी कि अटैक आने वाला है। अपनी रक्षा के लिए उसने बड़ी मैजिक शील्ड समन की और प्रोटैगनिस्ट पहले से ही प्रिपेयर्ड था डिसाइसिव ब्लो मारने के लिए। विंड मैजिक ने उसके हाथ में बड़ी सॉर्ड बनाई और उसने ब्लॉन्ड के शील्ड्स को फोर्सफुली स्ट्राइक किया। प्रोटैगनिस्ट लगातार प्रेशर डाल रहा था। वो फर्स्ट सर्कल स्पेल्स यूज कर रहा था जबकि राइवल थर्ड सर्कल वंस। अटैक बैरियर डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया और अडेला सोचने लगी कि लड़का ओवरली कॉशियस है। अब वो अरीना के ग्राउंड पर वापस आया। अडेला को एक नई अपॉर्चुनिटी मिली इफेक्टिव अटैक लगाने की, लेकिन जैसे ही उसने मूव करने की कोशिश की, उसने देखा कि उसका एक फुट हिलने से इनकार कर रहा है। उसने रियलाइज नहीं किया था कि डिफेंस करते समय उसका फुट कंप्लीटली इमोबिलाइज्ड हो गया। नोटिसिंग कि ये अर्थ मैनिपुलेशन था, उसने समझने की कोशिश की कि ओपोनेंट ने ये कब किया। शायद उसने अरीना में लैंड करते समय किया। अगर ऐसा है तो वो इनक्रेडिबल फास्ट है। ब्लॉन्ड की आंखें बेरली कीप अप कर पा रही थीं और डिस्ट्रैक्शन में होने के दौरान प्रोटैगनिस्ट उसके फ्लैंक के पास पहुंच गया। अब फुल्ली रेडी टू मेंटेन ऑफेंसिव। इस बार वो वाटर मैजिक से अटैक करेगा। लड़की ने क्विकली स्पेल डिस्ट्रॉय किया जो उसके फुट को अरीना फ्लोर से स्टक रख रहा था, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने काफी टाइम गेन कर लिया और कई वाटर स्फीयर्स समन कर उसे लड़की की ओर लॉन्च किया। फिर भी अडेला अपनी मैजिक बैरियर पर रिलाई कर रही थी फाइट में बने रहने के लिए। हेविली ओवरवेल्म्ड थी राइवल से। बैटल के दौरान भी उसकी राइवल की एबिलिटी इंप्रेस कर रही थी। उसने किम के वर्ड्स रिकॉल किए प्रोटैगनिस्ट के बारे में कि वो फोर्थ सर्कल स्पेल मेमोराइजेशन यूज करता है, जिससे उसे लगा कि लड़का केवल फर्स्ट सर्कल स्पेल्स यूज कर सकता है। फुल कॉन्फिडेंस में वो श्योर थी कि वो वीक मैजिक से नहीं हारेगी, लेकिन सोचते सोचते कुछ क्विकली एयर में मूव हुआ। वो सीधे लड़की के पास लैंड हुआ। लाउड नॉइज हुआ। उसने स्टार्टल्ड हो गई क्योंकि उसने अपनी डिफेंस में कोई गैप नहीं देखा। उसने अज्यूम किया कि उसने अपनी विंड टेक्निक्स मॉडिफाइड स्पेल सन की ब्राइटनेस यूज करके हाइड की। ऑनेस्टली उसे अटैक समझ नहीं आया। बस लड़की के पास लैंड हुआ और वो ऑलरेडी एक्टिंग थी जैसे उसे बीटन किया गया हो। अडेला जमीन पर गिर गई और अपनी विक्टोरियस ओपोनेंट को देख रही थी। हेल फर्मली उसकी ओर देखता है और पूछता है क्या उसने भूल गया कि वो किससे फाइट कर रही है। अडेला फिस्ट्स क्लेंच करती है फ्यूरी में और पूरी तरह इनकेपेबल लगती है रिजल्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सेक्रेटरी इंप्रेस्ड हुआ लड़के के बैटल इंस्टिंक्ट से, सुपीरियर भी। सब शुरू हुआ जब उसने गर्ल्स अर्थ नीडल डॉज किया। ये सब प्लान्ड था। इंटेंशनली जंप किया हवा में। एनकरेज किया अडेला को अटैक कंटिन्यू करने के लिए। सनलाइट यूज किया ओपोनेंट को ब्लाइंड करने के लिए। मेमोराइजेशन के जरिए डिले किया विंड स्पीयर्स रिलीज। ग्राउंड हिट होने पर उसने गर्ल्स की अटेंशन ड्रॉ की ताकि वो ऊपर न देखे। उसने उसके फुट को भी इमोबिलाइज किया ताकि वो फॉरगेट कर दे कि स्काई से क्या आ सकता है। जब मोमेंट सही हुआ, फाइनल विंड स्पीयर स्ट्रक टारगेट। ड्रामेटिक कंक्लूजन, लेकिन हम जानते हैं वो भी रॉन्ग था।
फिर भी उसने लड़के की एफर्ट्स की प्रेस की, ग्रेट फर्स्ट सर्कल मेज। लेकिन प्रोटैगनिस्ट के फादर थॉटफुल रहे क्योंकि विक्ट्रीज के बावजूद उनका बेटा अभी भी फर्स्ट सर्कल में था। उन्होंने अरीना की ओर देखा। फाइट अभी ओवर नहीं था, दोनों यूथ्स अभी भी खड़े थे, इंटेंस स्टेयर में लॉक्ड। प्रोटैगनिस्ट के फादर इरिटेटेड थे, उनका बेटा अपर हैंड होने के बावजूद फाइट फिनिश नहीं कर पाया। उन्होंने कंक्लूड किया कि लड़का कंप्लीटली इनकेपेबल होगा जीतने में, कम से कम वो ऐसा सोचते थे, क्योंकि अडेला ने अपनी ग्रेटेस्ट ट्रम्प कार्ड अभी तक यूज नहीं की थी। उसने अपने चेस्ट पर हाथ रखा और कहा कि वो इम्प्रेस्ड है, उसे ओल्ड डेज याद आए। अब वो भी अपने राइवल के खिलाफ पूरी ताकत से फाइट करेगी, और यही था जो प्रोटैगनिस्ट ईगरली वेट कर रहा था। ब्लॉन्ड का पूरा बॉडी इंटेंसली शाइन करना शुरू हुआ। ये था सुप्रीम एट्रीब्यूट ऑफ मून, सीक्रेट मैजिक ऑफ हाउस ऑफ मिस्टेक्स, हेलो। जब उसने सीक्रेट टेक्निक परफॉर्म करना शुरू किया, कई मैजिक सर्कल स्काई में अपीयर हुए। रिजल्टिंग एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि प्रोटैगनिस्ट बॉडी को बैकवर्ड पुश किया। रेजिस्ट करना पड़ा सिर्फ स्थिर रहने के लिए। एनर्जी इतना इमेंस था कि अरीना के ऊपर पूरा स्काई भर गया। क्राउड डीपली इंप्रेस्ड हुआ। इंपॉर्टेंट फिगर्स के रूम में प्रोटैगनिस्ट के फादर कोल्ड स्वेट में थे। उन्होंने उठकर एग्जिट की ओर वॉक किया। किम ने पूछा क्या वो सच में जा रहे हैं। ओल्ड मैन ने कहा बैटल ऑलरेडी डिसाइडेड है, देखने की जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये वर्ड्स फिनिश किए, दोनों स्टन्ड हो गए फाइट अनफोल्ड होते देख। सेक्रेटरी ने भी जज किया इम्पॉसिबल। किम मिक्स ऑफ शॉक और जॉय हाइड नहीं कर पाए। विटनेसिंग प्रोटैगनिस्ट का फ्रेंड भी कंप्लीटली शॉक्ड। लेकिन सबसे ज्यादा सरप्राइज्ड अडेला थी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट ने कुछ ट्रूली इंट्रीगिंग किया था। उसकी बैक पर मैजिक सर्कल था, वो था फ्लेमिंग वॉल्केनो। उसने अभी उन्हें सेकंड सर्कल स्पेल दिखाया। उसने लड़की को बताया कि उसने ऑलरेडी वॉर्न किया था। उसने मैच में लेट अराइवल का रीजन प्रिपेयर करना बताया ताकि उसे डिफीट कर सके। वो अभी भी बिलीव करती थी कि मेमोराइजेशन लिमिटेड है फर्स्ट सर्कल स्पेल्स तक, और अगर उसने ऐसा किया तो संभव है कि वो ऑलरेडी फिफ्थ मैजिक सर्कल तक पहुंच चुका हो। लेकिन ये आइडिया बिल्कुल अनरियलिस्टिक था। प्रोटैगनिस्ट साइलेंट रहा। ट्रूथ अभी तक किसी को पता नहीं था। रात को स्टूडेंट्स अपने डॉर्म्स जा रहे थे। अपने रूम में हेल डीपली फोकस्ड था, मिस्टीरियस बुक स्टडी कर रहा था। उसे पता था कि वो उस लड़की को केवल फर्स्ट सर्कल स्पेल से डिफीट नहीं कर पाएगा, और उसकी फाइटिंग स्टाइल मैजिक के सीक्रेट्स के साथ कंपैटिबल नहीं थी। उसका ओरिजिनल प्लान था वेट करना जब तक वो मैच्योर ना हो और तभी डिफीट करे उसे। लेकिन न्यूली रिटन पेजेस ऑफ बुक में उसने रियलाइज किया कि वो सेमी हैंडल कर सकता है। उसे इंस्ट्रक्शंस मिली मैजिकल पावर को नेक्स्ट पेज के सर्कल में चैनल करने की। बुक ने कहा कि वो उसे न्यू डोमेन में ले जाएगा। इंट्रीग्ड होकर उसने सोचा ये कुछ तरह की मैकेनिज्म हो सकती है। हेजिटेशन की कोई वजह नहीं थी। उसने अननोन को चांस दिया और अपनी मैजिकल एनर्जी को उस मैजिक सर्कल में चैनल किया। तुरंत बुक ग्लो करने लगी। लड़का डीपली इंप्रेस्ड था, जब तक ग्लो इतना इंटेंस नहीं हुआ कि उसकी आंखों को हर्ट किया। रिलीज्ड एनर्जी ओवरवेलमिंग थी, वो डायरेक्टली पेजेस को देख नहीं सकता था। अंततः सब बंद हुआ, सिर्फ ग्लोइंग पेजेस बची। जब वो फाइनली अपनी आंखें खोल पाया, उसने रियलाइज किया कि कई चीजें चेंज हो गई थीं। अब वो अलग एनवायरनमेंट में था, शेल्व्स और बुक्स से भरा हुआ जैसे लाइब्रेरी। जगह पहचान नहीं रहा था। हेल सोचने लगा कि वो कहाँ हो सकता है। एक महिला ने सवाल का जवाब दिया और उसे वेलकम किया फर्स्ट पेज ऑफ फर्स्ट चैलेंज में। पिक्यूलियर अपीयरेंस वाली लड़की का नाम अल्फा थी। वो गाइड थी असाइंड उस पेज के लिए। ये डिटेल्स अभी भी प्रोटैगनिस्ट के लिए कंफ्यूजिंग थीं। उसने कंफर्म किया कि ये इड्रिट की बुक का फर्स्ट चैलेंज था, लेकिन इंफॉर्मेशन और कंफ्यूज कर गई लड़के को। रियलाइज किया कि वो बुक के अंदर था, टेलीपोर्ट नहीं हुआ दूर की जगह। वो मिस्टीरियस बुक के अंदर था। अगर ये सच है तो अनबिलीवेबल था। उस चैलेंज में वे देखेंगे कि प्रोटैगनिस्ट सेमी फुल्ली रिफाइंड है या नहीं। उसे इंस्ट्रक्शंस शॉर्टली आफ्टर बिगिनिंग रिसीव होंगे। अगर वो पेजेस 18 से 31 तक पास कर गया तो उसे सेकंड सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। हेल समझ गया कि उसे अगले स्तर तक पहुंचने के लिए इस चुनौती को पार करना होगा। समझाने के बाद अल्फा ने पूछा कि क्या अब वे शुरू कर सकते हैं। दृढ़ निश्चय से भरा हेल उत्सुक था टेस्ट होने के लिए, और सब कुछ अब उसी तरह हो रहा था जैसा वो चाहता था। पहला चैलेंज तुरंत शुरू हुआ। एक हल्की सुनहरी रोशनी ने लड़की के पूरे शरीर को घेर लिया। हमारा प्रोटैगनिस्ट अभी भी
हैरान होकर देख रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या है। वो इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन साथ ही ये भी संभव था कि वो कोई मैजिकल एंटिटी हो। तभी एक आवाज आई जो चैलेंज के नियम समझा रही थी। हेल ने उस आवाज को तुरंत पहचान लिया। वो उसकी टीचर की थी। और फिर रोशनी से बनी एक जेम प्रकट हुई। उसे एलिमेंटल मैना लाइट कहा जाता था। ये अभी अधूरी थी, लेकिन इसमें 4 अनियमित और मिश्रित एट्रीब्यूट्स मौजूद थे। वो स्टोन उसके हाथों में तैर रही थी और हेल विजिबली स्टन्ड खड़ा था। उसका काम था उस आर्टिफैक्ट को पूरी तरह से शुद्ध करना। इस चुनौती को देखकर उसने थोड़ी देर के लिए अपनी क्षमता पर शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसे आर्टिफैक्ट्स बहुत नाजुक होते हैं। उन्हें संभालने के लिए मैना का बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। उस आर्टिफैक्ट के अंदर 4 तरह की मैना एकदम केओटिक स्थिति में मौजूद थी और अब उसे ही उन्हें प्यूरिफाई करना था। ये ऐसा था जैसे रेत, नमक और चीनी के ग्रेन्स को आपस में पूरी तरह मिलाने के बाद उन्हें अलग करना पड़े। ये आसान काम नहीं था। केवल वही इसे कर सकता था जिसने दिल की इंटेंट पर पूरी मास्टरी हासिल की हो। फिर भी अपनी इनसिक्योरिटी पर काबू पाते हुए हेल ने समझ लिया कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चैलेंज होगा। उसने तुरंत दिल की इंटेंट का इस्तेमाल करते हुए इसे ओवरकम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरी तरह से मिली हुई मैना अलग होने लगी। ये काम उसकी पूरी कंसंट्रेशन मांग रहा था। उसकी सारी एनर्जी इसी पर केंद्रित थी और वो आर्टिफैक्ट के अंदर टाइनी पार्टिकल्स को अलग करता रहा। उसका काम लगभग पूरा हो गया था, लेकिन मुश्किलें बढ़ती गईं और अचानक आर्टिफैक्ट ने उसे रिपेल कर दिया, जिससे वो कमरे की बुक शेल्फ्स में जा टकराया। अगर मैना जरा भी वीक हो जाती तो एक शॉक वेव पैदा हो जाती। उसे और भी सावधान रहना था। मैना इतनी उलझी हुई थी कि उन्हें अलग करना बेहद कठिन था। पहली कोशिश के असफल होने के बाद हेल ने एक नया कंक्लूजन निकाला और अब उसे भरोसा था कि वो ये कर सकता है। उसने ठान लिया कि जितनी बार जरूरी होगा उतनी बार कोशिश करेगा। समय तेजी से बीतने लगा और वो बार बार कोशिश करता रहा। जरा भी फोकस टूटने पर उसे पूरा प्रोसेस दोबारा शुरू करना पड़ता, लेकिन आखिरकार उसने आर्टिफैक्ट को प्यूरिफाई कर लिया। उसकी टीचर ने उसे बधाई दी और उसे फिर से अपना सक्सेसर कहा। इंटेंट ऑफ द हार्ट पर मास्टरी हासिल करने के बाद अब उसकी किताब अपडेट होकर सेकंड सर्कल के इंस्ट्रक्शन से भर गई। उन शब्दों के बाद प्रोटैगनिस्ट की आंखें अचानक खुलीं। वो अपने कमरे की छत को देख रहा था और समझ गया कि वो अब असली दुनिया में लौट आया है। उसकी किताब भी अपडेट हो चुकी थी। सीधे नॉलेज के सोर्स की तरफ बढ़ते हुए हेल उत्सुक था सेकंड सर्कल के बारे में और ज्यादा सीखने के लिए। उसे पता था कि अगला मैच आने वाला है और उससे पहले वो कॉन्फिडेंट था कि सेकंड सर्कल को पूरी तरह मास्टर कर लेगा। आखिरकार मैच का समय आ गया। दृढ़ निश्चयी अडेला ने अपने परिवार की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया और बेहद डरावनी शक्ति को अनलीश किया। उसे विश्वास था कि यही उसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए काफी होगा। हमारा प्रोटैगनिस्ट एक विशाल रोशनी के स्तंभ में घिर गया। उसका दोस्त लड़ाई देख रहा था और चिंतित हो गया, क्योंकि यह संभव था कि उसी अटैक ने मैच को खत्म कर दिया हो। अडेला को भी यही विश्वास हुआ। उसने अपनी पीठ मोड़ ली और कहा कि ड्यूएल अब खत्म हो चुका है। लेकिन अपने मन की गहराई में उसने मान लिया कि उसकी प्रतिद्वंद्वी ने बहुत कम समय में ज्यादा ताकत हासिल कर ली है। उसे उनके बीच की पुरानी प्रतिद्वंद्विता याद आने लगी। उसे लगा कि वो प्रतिभाशाली इंसान जिसे वो कभी जानती थी अब मौजूद ही नहीं है। लेकिन अचानक एक अजीब सी आवाज ने पूरे अखाड़े में गूंजकर उसे हैरान कर दिया। उसने चौंक कर पीछे देखा और समझने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। वो दूसरा सर्कल था। हमारा नायक एक हाथ में नीली आग और दूसरे में लाल आग लिए रेजोनेंस सक्रिय कर रहा था। वो अब भी मुकाबले में था और अब वो सबको दिखाने वाला था कि उसके करियर में अब भी अपार संभावनाएं बाकी हैं। दोनों हाथों को मिलाकर उसने 2 अनंत सर्कल को जोड़ दिया। अब वे उसकी इच्छा के अनुसार उसके हाथ और पैर बनने वाले थे। किम और नायक के पिता दोनों पूरी तरह हैरान थे। उनके पास जो देख रहे थे उसे बयान करने के लिए शब्द ही नहीं थे। दर्शक भी अचंभित रह गए और सुनहरे बालों वाली लड़की तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये सब कैसे हो रहा है। हमारा नायक अपनी तकनीकें चला रहा था और उसकी पीठ पर बने जादुई सर्कल के अलावा अब 2 और अतिरिक्त हाथों की जोड़ी प्रकट हो गई थी। अब वो ज्वालामुखी जैसी आग बरसाने वाला था। अडेला ने जल्दी से प्रतिक्रिया करने की कोशिश की और जादुई ढाल बनाने की कोशिश की, लेकिन तभी हमारे नायक ने एक विशाल जादुई मशीन गन को वास्तविक रूप दे दिया।
तब सुनहरे बालों वाली लड़की को एहसास हुआ कि उसे मुकाबला शुरू होने से पहले ही बाथरूम चले जाना चाहिए था, क्योंकि अब उसे अच्छी तरह पता था कि वो इस हमले को रोक नहीं पाएगी। फिर भी उसने हार न मानने का निश्चय किया और जितना कर सकती थी उतना करने का संकल्प लिया। कहानी में पहली बार उसके चेहरे के भाव बदले। अडेला सचमुच खुश थी क्योंकि उसका असली प्रतिद्वंद्वी लौट आया था, लेकिन दुर्भाग्य से नायक ने उसकी मुस्कान नहीं देखी। उसने बिना किसी दया के ट्रिगर दबा दिया। यहाँ तक कि रेफरी भी उस ताकत से प्रभावित हो गया। पल भर में उसने जो कुछ भी बुलाया था सब अखाड़े से गायब हो गया। नायक का पिता और किम अब भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं। और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।